हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपके सामने जो है मॉक टेस्ट 1 का पूरी तरह से तार्किक, लॉजिकल, व्याख्यात्मक और सरल शब्दों में व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है ताकि आपको अधिकतम नॉलेज हो सके, न्यूनतम समय में अधिकतम प्रश्नों का आप हल कर सकें। पहला प्रश्न है, लोकपाल के चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है? आपको ज्ञात है कि लोकपाल का गठन हुआ 2013 ईस्वी में। क्यों हुआ? तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल का गठन किया गया। उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री, सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, उस उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल का गठन। लोकपाल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 1809 ईस्वी में स्वीडन में लोकपाल, जिसे वहां कहा गया ओम्बुड्समैन के नाम से जाना गया। तो पहली संस्था जो भ्रष्टाचार पर रोकने के लिए बनी वो स्वीडन में बनी। 1965 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा लोकपाल का प्रस्ताव दिया गया। तो लोकपाल के सदस्य में कौन होते हैं? एक अध्यक्ष और 8 मेंबर, अर्थात कुल सदस्यों की संख्या 9 होती है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन चयन समिति में शामिल नहीं होते। उनका काम है नियुक्ति। चयन समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष इसके मेंबर होते हैं। मुख्य न्यायाधीश स्वयं हैं या अपने के द्वारा किसी नामित व्यक्ति को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो कहता है कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति शामिल नहीं है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए संसद उत्तरदायी है। सबसे पहली बार जब सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ तब उसका नाम क्या था? उसका नाम था संघीय न्यायालय। क्या नाम था? संघीय न्यायालय उसका नाम था। संघीय न्यायालय को ही 28 जनवरी 1950 को संसदीय अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के नाम से बदल दिया गया। 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य अर्थात न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। वर्तमान में कितना है? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश अर्थात न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उसका वेतन भत्ता निर्धारण करने के लिए संसद उत्तरदायी होता है। सर्वोच्च न्यायालय का इसमें कोई अनुरोध नहीं है, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 368 के आधार पर न्यायाधीशों की वेतन भत्ता के लिए किसी प्रकार का संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की अधिसूचना से नहीं बल्कि संसद के अधिनियम से। दंड संहिता प्रक्रिया 1973 को लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1974 को और 2023 में इसमें संशोधन किया गया, इसमें परिवर्तन किया गया। इसमें यह किसके लिए है? तो जिस पर मुकदमा हुआ है उस व्यक्ति के लिए यह है कि भाई आपको साक्ष्य होगा तभी आपको दंड दिया जाएगा। तो ये मुकदमा जिस पर किया गया है उसके लिए यह व्यवस्था किया गया है। इसमें टोटल जो है 484 अनुच्छेद है। अनुच्छेद की संख्या कितनी है? इसमें 484, इसमें जो है 484 अनुच्छेद है। ये किसके लिए है? जिस पर मुकदमा हुआ है तो अपने बचाव के लिए वो कार्य कर सकता है।
2023 में इसे संशोधन किया गया और इसका नाम क्या दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। नाम क्या कर दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट के नाम से अब इसे जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र विंध्य भू स्तरीय रचना वाला है, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत से आप देखिए विंध्याचल नाम सुने, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है और वो पर्वत आपका बिहार के कैमूर तक, कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वास्तव में वो विंध्य पर्वत का पार्ट होता है, विंध्य पर्वत का हिस्सा होता है। तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है विंध्य पर्वत। मुंगेर की जो पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर मुंगेर, वह स्थानीय क्षेत्र का है और जमुई और नवादा की जो पहाड़ियाँ हैं, जमुई की पहाड़ियाँ जो है आपका संथाल परगना से जुड़ा हुआ है, संथाल परगना से, और नवादा की जो पहाड़ियाँ हैं वो रांची की पठार से जुड़ा हुआ है, या छोटा नागपुर का पठार कहिए, रांची की पठार नहीं, उसे कहिए छोटा नागपुर का पठार से जुड़ा हुआ है। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी, बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक है। ऐसे वास्तव में देखा जाए केन की सहायक है, इसलिए यमुना की सहायक है। तो बेतवा नदी निकलती कहाँ से है, ये निकलती है मध्य प्रदेश के क्षेत्र से। अजंता गुफा कहाँ पड़ती है, तो ये है महाराष्ट्र। अजंता पर्वत कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। अरावली पर्वत कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। तो बेतवा नदी निकलती है विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुरा भी मध्य प्रदेश में है लेकिन सतपुरा से नहीं बल्कि विंध्य पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। केपलर ने ग्रह के नियम, केपलर का जो नियम है, तो केपलर का नियम है ग्रह से संबंधित, ग्रह से संबंधित है केपलर का नियम। ग्रह का नियम को, ग्रह की गति, ग्रह की गति के नियम को केपलर का नियम के नाम से जाना जाता है, जिसने 3 नियम दिया। ग्रह की गति अर्थात जो पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, जो 8 ग्रह है उसकी गति से संबंधित केपलर का 3 नियम है। और वो 3 नियम किससे संबंधित, किस किस से जुड़ा हुआ है वो 3 नियम। यदि हम उस 3 नियम की बात करें तो कहते हैं कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम और आवर्त का नियम। कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम और आवर्त का नियम, 3 नियम दिया गया केपलर के द्वारा। तो किससे संबंधित है, तो ग्रह के गति से संबंधित है। चोल की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरयूर था, जो प्रसिद्ध था चोल। दक्षिण भारत तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिलनाडु को यदि प्राचीन काल में हम देखें तो तमिलनाडु को प्राचीन काल में चोल मंडल के नाम से जाना जाता था। चोल वंश का संस्थापक कौन रहा, चोल वंश के 2 संस्थापक, एक प्राचीन काल में करिकाल, प्राचीन काल में करिकाल और मध्य काल में विजयालय। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना किया। तो ये सूती के कपड़ा के व्यापार के लिए, सूती कपड़ा के व्यापार के, दक्षिण भारत में महापाषाण कब्र अर्थात एक किसी की मृत्यु होने के पश्चात एक विशाल गड्ढे को खोदते थे और लाश को रह करके उस पर एक बड़े से पत्थर से उसे ढक देते थे, उसे महापाषाण कालीन कब्र कहते हैं। 1000 ईसा पूर्व में इस प्रकार का कब्र हुआ करता था। दक्षिण भारत में जो विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र था वो था मदुरै या मदुरा। मोती के लिए भी मदुरा ही जाना जाता था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब हुआ, तो 1953 में, जिसका नेतृत्व किए थे काका कालेकर। काका कालेकर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में बीपी मंडल ने इसका नेतृत्व किया और इनके ही सिफारिश पर 1990 में ओबीसी को
ओबीसी को 27% का आरक्षण अनुच्छेद 16(4) किस अनुच्छेद पर आरक्षण कितना प्राप्त हो 27%, किस आर्टिकल पर, तो 16 का चौथा पॉइंट के आधार पर इन्हें आरक्षण प्राप्त हुआ। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे राजा बनाने वाले अर्थात उसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में जो है बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के पश्चात जब इसकी मृत्यु कब हुई 1712 में, उसके बाद गद्दी पर बैठा कौन, जहांदार शाह। उस 1712 से 1713, उसके पश्चात गद्दी पर कौन बैठा, रफ़ी उत जात, फिर बता रफ़ी उत दौला, फिर आया फरुख सियर, फिर आया मोहम्मद शाह रंगीला। ये सभी को उसने क्रमशः गद्दी पर बिठाया, गद्दी पर उठाया। वो कहता है बनाने में किस नाम से जाना जाता था, उसे जो है हुसैन अली खां और जुल्फ़िकार अली खां, अर्थात अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ए और बी अली बंधु के नाम से उसे जाना जाता है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। तो ये जो थे किंग मेकर सम्राट निर्माता के नाम से, कब, तो मुगल काल में, अर्थात 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में इस प्रकार का हो। वेलिंगटन ट्रॉफी नौका रेस से जुड़ा हुआ है और वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ये केरला में भी इसी नाम से ट्रॉफी होती है। मूलतः जो है ये ट्रॉफी ओलंपिक खेल में भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। बैडमिंटन के लिए कौन सा कप है, तो थॉमस कप, टेनिस के लिए डेविस कप, फुटबॉल के लिए डुरंड ट्रॉफी। गिल्ड ए बाजार अर्थात जब सरकारी प्रतिभूति, सरकारी बॉन्ड को निश्चित कीमत पर, जिसमें कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होती, जिसका ब्याज दर फिक्स होता है, तो निश्चित कीमत पर जब सरकारी बॉन्ड को खुले बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है, उसे जो है गिल्ड बाजार के नाम से, सराफा बाजार मतलब सोना चांदी के बाजार को सराफा बाजार कहते हैं। धातु और खुले अलग से बाजार का इसमें प्रयोग नहीं होता है। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, यह कहता है आपूर्ति की अपेक्षा, अर्थात जो है मांग क्या है, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। यदि किसी देश की मुद्रा की मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी। विकसित देश की मुद्रा इसका उदाहरण होता है। और यदि उल्टा हो जाए, यदि मांग जो है कम और पूर्ति अधिक हो जाए, उसे कहते हैं सुलभ मुद्रा। गर्म मुद्रा जिस मुद्रा में पलायन करने की क्षमता हो, उसे कहते हैं गर्म मुद्रा, अर्थात जिसमें लाभ की प्रवृत्ति हो, जिस मुद्रा में लाभ कमाने की प्रवृत्ति हो, तो जिस मुद्रा में पलायन करने की क्षमता, उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। और साख मुद्रा, जो भी हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं 100, 200, 500, ये सभी साख मुद्रा के श्रेणी में आता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है, तो जर्मनी। 2000 का विजेता कौन है, तो जर्मनी। जो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, तो वो है जर्मनी। 2023 पुरुष हॉकी का विजेता है। ये मैच कहाँ हुआ था, तो ये भारत में ही इस मैच का आयोजन किया गया था। इसने बेल्जियम को, जर्मनी ने किसको हराया, तो बेल्जियम को हरा करके इस प्रतियोगिता पर का अधिकार किया, कब्जा किया। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं एल्युमिनियम का एस को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। आप सभी लोग पढ़े होंगे कि एल्युमिनियम की एस को बॉक्साइट कहते हैं। तो एल्युमिनियम जो है शुद्ध रूप में नहीं, बल्कि ये
मिश्र धातु के रूप या क्या कहते हैं उसे अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है, उसे फिर शुद्ध किया जाता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अभी मैंने बतला चुका था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेकर के नेतृत्व में गठन किया गया। दूसरा 1979 में बीपी मंडल के नेतृत्व में गठन किया गया। और इनके सिफारिश, इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया तो 1980 में रिपोर्ट दिया। और इनके सिफारिश से 1990 में ओबीसी को 27% का आरक्षण नौकरी में हुआ, जो 1992 से कोर्ट के निर्णय के पश्चात व्यवहारिक रूप में लागू हुआ। तो यहाँ पर ये सेट समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाई रोचक, ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आप घर पर क्वेश्चन बनाते हैं तो केवल एक बार में एक प्रश्न, लेकिन जब आप राजधानी कोचिंग से जुड़ जाते हैं तो हर एक प्रश्न पर एवरेज तौर पर आप 3 से 4 क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। तो वास्तव में ये 15 क्वेश्चन नहीं बल्कि लगभग 35 से 45 क्वेश्चन तक आप अच्छी तरह से समझकर कंसेप्ट के साथ आप जा रहे होंगे। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।